हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज मैं जिस मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मांगा सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेल का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को बांध के रखा होता है। उसको देख के साफ साफ पता चल रहा होता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। फिर उसके ऊपर कोई पानी फेंक देता है और वो सर्वेंट कह होता है, मिस अब हम क्या करिए? तो उठ ही नहीं रहा। हमने काफ़ी बार इसको ट्राई करने की, उठाने की, बट ये तो उठ ही नहीं रहा। उसकी मिस कह रही होती, तुम टेंशन मत लो, इसकी फैमिली अब मेरे अंडर आ चुकी है, तो इसलिए अब से मैं इसका ध्यान रखूंगी। और फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के सर पे हाथ रखती है। हाथ रखने के बाद उसकी बॉडी से जितनी भी उसकी सब पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है और अपने मन में सोचे जा रही होती है। इसके पास बस एम्पर बुक का एक लास्ट फ्रेगमेंट बचा हुआ है और इसके पास जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर वो लड़की उसके बॉडी से जो भी फ्रेगमेंट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है और वह उसको एक चाटा मारते हुए कह रही, तो सच में तुम तो बहुत ज़्यादा बेकार बंदे हो, तुमने मुझ जैसी लेडी का इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। और वो जाते हुए कह रही हो, तो ठीक है, फिर जाके इसको जंगल में फेंक दो, जंगली जानवर जाएंगे और इसको खा जाएंगे। और फिर हमें जंगल में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है और फिर उसकी बॉडी के अंदर किसी दूसरे पर्सन की सोल आ जाती है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है, मैं ये कहाँ पे आ गया? क्या मैं सच में रीइंकार्नेटेड हो गया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं 10,000 साल बाद फिर से किसी की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो जाऊंगा। मेरे को जहाँ तक याद है कि लास्ट लाइफ में मैं एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन से फाइट कर रहा था, बट ट्रिब्यूलेशन के दौरान मैं मारा गया और जो मेरी सोल थी वो किसी तरह बच के यहाँ पे आ गई। तो फाइनली मैं इस गू फैमिली के पर्सन की बॉडी में रीइंकार्नेटेड हो गया। मेमोरी के हिसाब से इस बॉडी का जो टैलेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, बट अच्छी बात तो यह है कि पास्ट लाइफ में मेरी बॉडी के ऊपर जो सील लगी थी अब इस लाइफ में फाइनली ब्रेक हो चुके हैं। तो अब मैं क्यूआई रिलम से आगे बढ़ पाऊंगा और उसको इस बॉडी की मेमोरी आने लगती है। वो कहने लगता है, लुओ फैमिली जो सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली है, उसने गू फैमिली की स्वॉर्ड टेक्निक का लालच था, इसीलिए गू फैमिली ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से कमजोर कर दिया, यानी कि बेकार स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगे। फिर उसके बाद लुओ फैमिली की उस लड़की की शादी इसके साथ तय की गई कर दी गई। शादी होने के बाद लुओ फैमिली की इस लड़की ने इसके साथ बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया, इसके डेंटियन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसको काफी दिनों तक बिना खाना दिए इसको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। और इन द एंड इसकी बॉडी के अंदर से इसकी सारी पावर एंड एम्पर बुक का जो फ्रेगमेंट थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया और बाद में इसको जंगल में फेंक दिया ताकि वहीं पे मर जाए। तो लुओ फैमिली तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हारे साथ अब बहुत ही मजे करने वाला हूँ, मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है गो फैमिली की ओर, जहाँ पे हमारी एमसी की सिस्टर को दिखाया जाता है। वो कह रही होती है, ग्रैंड एल्डर मैंने कहा ना मुझे इस कमीने से शादी नहीं करनी, तो फिर आखिर आपकी उम्र को इसे शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। ये बात जान के बाकी के सर्वेंट कहने लगते हैं, मिस ये तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज यंग मास्टर लिंग पर्सनली हमारे घर पे तुमसे शादी करना चाहते हैं, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होनर का मौका है। और फिर ग्रैंड एल्डर कहने लगता है, देखो जो शादी का मैटर है हम बड़े लोगों ने डिसाइड किया, इसलिए इसमें तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें यंग मास्टर लिंग से शादी करनी होगी। ये बात जान के एमसी की सिस्टर जोर जोर से रोने लगती है और हमें यंग मास्टर को लिंग को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल सच में बहुत ज्यादा बेकार होती है। वो कह रहा होता है, आज यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो तुमको बचा ले, मैं भी देखता हूँ कि कौन यहाँ पे आके तुमको बचा लेगा। अब से तुम पूरी तरह मुझे बिलोंग करती है, तो ठीक है मेरे सर्वेंट जाओ और जाके इसको मेरे बेड के ऊपर फेंक दो। और फिर जैसे ही उसके सर्वेंट उसको पकड़ने के लिए जा रहे होते वो कहते मेरे को छोड़ो, मैंने कहा ना मेरे को छोड़ो, मेरे को यहाँ से मत लेके जाओ। बट जैसे ही आगे कुछ कर पाते वहाँ पे कोई किसी प्रकार का अटैक आता है, उन दोनों सर्वेंट को वहीं पे खत्म कर देता है। ये देखकर तो ग्रैंड एल्डर भी एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और फिर वहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है। एमसी कह रहा होता है, आखिर किसने कहा कि इसके हेल्प के लिए यहाँ पे कोई नहीं आने वाला है, इसके हेल्प के लिए मैं आने वाला हूँ। जैसे ही एमसी की सिस्टर उसकी ओर देखते हुए भागते हुए जाके उसे गले लग जाती है और कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे फाइनली आ ही गए, आखिरकार तुम यहाँ पे, अगर तुम नहीं आते तो ये कमीने मेरे को इसी के साथ फोर्सफुली शादी करवा देते। एमसी क्या होता है, कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, तो अब तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं इन कमीनों का बहुत ही अच्छा सबक सिखाने वाला हूँ। वो यंग मास्टर लिंग क्या होता है, मैं तो एक पल के लिए पूरी तरह से घबरा गया था कि यहाँ पे कौन इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन आ गया, बट ये तो तुम निकले, तुम कचड़े कहीं के, तुम्हें तो लुओ फैमिली ने जंगल में फेंक दिया था, क्या तुम जंगल से बच के वापस आ गए? चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, अब जब तुम आ ही गए हो तो अब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाला। और फिर वो अपनी लाट टपकाते हुए एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन एमसी होते हुए एक सोल्जर से उसकी स्वॉर्ड मंगाता है, उस स्वॉर्ड को अपने हाथ से पकड़ लेता है। जैसे यंग मास्टर लिंग उसकी ओर आता है, यंग मास्टर लिंग को एक स्वॉर्ड स्लैश से वहीं पे खत्म कर देता है। ये देख के ग्रैंड एल्डर खड़ा होता है और कहने लगता है, एमसी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर लिंग को हर्ट करने की? क्या तुम हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करवाना चाहते हो? ये बात सुन के एमसी कहने लगता है, तुम तो मेरे सामने ये बात करो ही मत, तुम जैसे लोग जो अपनी फैमिली के लोगों के साथ इतना बुरा ट्रीट करते हैं और दूसरों के लिए कुत्ते बन जाते हैं, तुम पैथेटिक ओल्ड मैन कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ? वो तुम हो जो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। उसकी ऐसी बातें सुन के
ग्रैंड एल्डर कह रहा होता, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो ठीक है, आज जबकि तुमने यंग मास्टर लिंक को हर्ट किया है तो उसके लिए मैं आज तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वह अपनी सबसे ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक को एमसी की ओर कर देता है, लेकिन एमसी थोड़ी ना उससे पीछे रहने वाला था, वो भी एक उसकी ओर एक स्वॉर्ड स्लैश कर देता है। उसका ये स्वॉर्ड स्लैश देख के वो अपने मन में सोचने लगता है ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बस वो ज़्यादा आगे कुछ कह पाता। फिर एमसी कह रहा था, ओल्ड मैन तुमने अब तक कुछ ज़्यादा ही जी लिया है, तुमने जो भी कुछ किया है अब तुम्हें उन सभी का प्राइस पे करना पड़ेगा। और फिर हमें उस एल्डर को दिखाया जाता है जो वहीं पे मारा जा चुका होता है। ये सब चीज़ें देख के गू फैमिली के जो बाकी के सर्वेंट होते हैं वो बात करने लगते हैं, एमसी तो सिर्फ क्यूआई रिलम पर है और जो ग्रैंड एल्डर है वो स्पिरिचुअल रिलम पर है। आखिर कैसे उसने ग्रैंड एल्डर को हरा दिया? और उसने जिस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया है उसको देख के ऐसा लगता है कि उसने ड्रैगन स्क्रिप्चर का यूज किया है। 3 क्लैन के एल्डर, क्या आप ये सब चीजें देख रहे हो? 3 क्लैन के एल्डर वो अपने मन में सोचे जा रहा होता है एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर जो एम्परर लेवल के कल्टिवेटर द्वारा बनाई जाती है। ये जो स्क्रिप्चर है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, चाहे वो कल्टिवेशन टेक्निक हो या फिर ये स्वॉर्ड टेक्निक हो या फिर मार्शल आर्ट स्किल हो। एम्परर लेवल की टेक्निक इस वर्ल्ड में हर एक टेक्निक को सरपास कर देती है। ये जो एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर है ये गू फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती रही है। इसको गू फैमिली के लेजेंडरी स्वॉर्ड एम्परर ने क्रिएट किया था। लेकिन ये तो कितनी अफसोस की बात है कि अब बस इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, जिसके कारण गू फैमिली डे बाय डे करके और भी ज्यादा वीक होती जा रही है। लेकिन एमसी को देख के ऐसा लगता है कि इसने इसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और इसने स्वॉर्ड इंटेंट को भी अचीव कर लिया है। और फिर एमसी कहने लगता है, इस बॉडी के ओनर के पास जो ड्रैगन स्क्रिप्चर है वो मेरे को फेमिलियर क्यों लग रहा है? ऐसा लगता है कि ये जो स्वॉर्ड टेक्निक है मेरे डिसाइपल जाओ टियान ने छोड़ी गई थी, बट ये जो फ्रैगमेंट मेरे को अधूरा क्यों लग रहा है? मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे डिसाइपल को लोग अभी भी याद करते हैं। रीइंकार्नेटेड होने के बाद मेरे पास मेरी प्रीवियस लाइफ की सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक एंड एम्परर लेवल की स्क्रिप्चर है, लेकिन ये जो मेरी बॉडी है वह इन सबको होल्ड नहीं कर सकती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरे को इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है, आखिर तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम एमसी को देख नहीं सकते कि उसने हमारी फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को इनहेरेंट कर लिया, इसीलिए अब से वो हमारा नया फैमिली है, इसलिए सब लोग बो डाउन करो। और फिर जितने भी लोग होते हैं वैसे भी बो डाउन करते हुए क्या होता है, एमसी तुम्हारा स्वागत है, अब से तुम हमारे बिल्कुल न्यू फैमिली हेड हो। फिर एमसी उनको कह रहा होता है, वेल तुम इतने बूढ़े भी नहीं हो, तुमने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों को जाने देता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद का, जहाँ पे 3 क्लैन के एल्डर उसे कुछ सबऑर्डिनेट उसे कह रहे होते हैं, 3 क्लैन के एल्डर क्या हम सच में उसको अपना फैमिली हेड माने, क्योंकि उसने इस सिटी के 2 मेजर फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। हमें नहीं लगता कि लिंग फैमिली एंड लुओ फैमिली उसको इतनी आसानी से जाने देगी। फिर 3 क्लैन का एल्डर क्या होता है, तुम इन सबकी टेंशन मत लो, अभी के लिए हम उसको अपना फैमिली एल्डर बना सकते हैं। अगर वह उन दोनों फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगा तो इससे सबसे ज्यादा हमें ही फायदा होने वाला है, लेकिन अगर वह उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा तो फिर हम एमसी को उनके हवाले कर देंगे। ये बात सुन के उसके सबऑर्डिनेट कह रहे होते हैं, ठीक है एल्डर हम आपकी बात पूरी तरह से समझ चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी एंड उसकी सिस्टर की ओर, जो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। एमसी की सिस्टर कह रही होती है, ब्रदर तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा औसम हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो फिर कोई ऐसा नहीं होगा जो हम दोनों को बुली करेगा। बट एमसी कुछ नहीं कहता, उसके मुंह से खून निकल जाता है। ये देख के उसकी सिस्टर घबरा जाती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी की सिस्टर उससे कह रही होती है, ब्रदर तुम यहाँ पे बैठ जाओ और बैठने के बाद अपने आप को धीरे धीरे करके हील करो। एमसी उसे कह रहा था थोड़ा धीरे बोलो, अगर उन लोगों ने सुन लिया तो फिर से हमारे ऊपर अटैक करने आ पाएंगे। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है, सेठ यार ये जो बॉडी है ना बहुत ही ज्यादा वीक है, मेरे को कुछ भी करके इस बॉडी को और भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। मार्शल आर्ट के फर्स्ट स्टेप में हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, फिर उसके बाद क्यूआई ट्रेनिंग, इन सभी के बाद तुम अर्थ एंड एवन का ओरा फील कर सकते हो और तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर सकते हो। अगर तुम उस ओरा को अपनी बॉडी में रिफाइन कर लोगे तो फिर तुम नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट हो सकते हो। सबसे पहले आता है क्यूआई स्टेज, उसके बाद आता है स्पिरिचुअल स्टेज, देन थर्ड आता है हेवन स्टेज, फिर उसके बाद वॉइड स्टेज, सेंट स्टेज, एम्परर स्टेज। इन सभी स्टेजों को 2 रिलम में डिवाइड किया गया और जितने भी स्टेज है उन सभी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली मिडल एंड पीक। मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में 10,000 साल तक क्यूआई रिलम पे अटका पड़ा था, क्योंकि मेरे बॉडी के ऊपर एक सील लगी थी जिससे कि मैं कभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा था। बट रीइंकार्नेटेड होने के बाद वो जो सील पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी और जो मेरी प्रीवियस लाइफ में जितने भी रिग्रेट थे इस लाइफ में मेरे को बिल्कुल भी नहीं होगा और मैं नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा, मैं फिर से इस वर्ल्ड के टॉप पे जाऊंगा। एमसी की सिस्टर उससे कहती है, ब्रदर तुम थोड़ा यहाँ पे अपने आप को रेस्ट कर लो, मैं बाहर जाके तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। और वह जाते हुए अपने मन में सोचे जा रही होती है, जिन लोगों ने मेरे ब्रदर को हर्ट किया है मैं उन लोगों को जरूर सबक सिखाऊंगी, मैं आज उन सभी लोगों को एक साथ खत्म कर दूंगी। उसको ऐसा जाता हुआ देखकर एमसी अपने मन में सोच जा रहा था, ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है, इसने अपने पीछे डैगर छुपा रखा है और ये उन सभी को मारने जा रही है। इसको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन
लुओ फैमिली तुम मेरा इंतजार करो, मैं सबसे पहले तुम्हें ही डिस्ट्रॉय करूंगा। एमसी अपने आप को हील कर रहा होता है और वह अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे को सबसे पहले एम्पर स्किल को सीखना होगा, उसी के बाद ही मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ वही स्टेज पे अटका हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये बॉडी अभी काफी ज्यादा वीक है, तो सबसे पहले इस बॉडी की मेरे को स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर मैं ज़ाओ टियान की टेक्निक को चुनता है और वह ज़ाओ टियान की टेक्निक को लेके उस टेक्निक को के साथ कल्टीवेट करने लगता है। उसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे कि उसका घर पूरी तरह से टूट जाता है। और उसकी सिस्टर जो घर से बाहर जा रही होती है वो कहते हैं, क्या हुआ ब्रदर, क्या तुमने खुद को ब्रेक थ्रू कर लिया? लेकिन तुमने सोते सोते कैसे अपने आप को ब्रेक थ्रू कर लिया? फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है, तो फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तो ये होती है स्पिरिचुअल रिलम की फिल्म, ये स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा अच्छी है। और फिर सीन शिफ्ट होता है ज़ायो सेक्ट की, जहाँ पे उसके एंसेस्टर की मूर्ति हिल रही होती है। उसको देख के बाकी के सेक्ट के मेंबर कहने लगते हैं ये क्या, और आखिर एंसेस्टर की मूर्ति अचानक से अपीयर क्यों गई? फिर हमें उनके पैट्रियार्च को दिखाया जाता है, उसका नाम हुओ होता है। हुओ कह रहा होता है आखिर ये क्या हो गया, एंसेस्टर की मूर्ति ऐसे अचानक से अपीयर क्यों हो गई? हमारे एम्परर ज़ाओ 10,000 साल पहले इमोर्टल वर्ल्ड में चले गए थे। 10,000 साल में उन्होंने हमें आज तक कोई भी मैसेज नहीं दिया, लेकिन आज उन्होंने अचानक से हमें मैसेज क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कोई बहुत ही ज्यादा पावरफुल जीनियस पर्सन अपीयर हुआ? फिर उसके साइड वाला पर्सन कह रहा होता है हाल ही में मैंने ये सुना है कि हमारे एल्डर मो ने लुओ फैमिली की यंग लेडी को अपना पर्सनल डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। वो यंग लेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, उसने 18 साल की उम्र में स्पिरिट रिलम पे प्रमोट हो चुकी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हेवन की चूजन हो और हमारे एंसेस्टर उसी की बात कर रहे हो? फिर उसका पैट्रियस कहता है तो ठीक है, फिर जल्दी से हम चलते हैं लुओ फैमिली में उसको अपने सेक्ट में इनवाइट करने। और फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी के घर की ओर, जहाँ पे एमसी बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसकी सिस्टर बार बार उसको देखे जा रही होती है। फिर एमसी कहता है आखिर क्या हुआ, तुम मेरे को ऐसे क्यों देख रही हो? उसकी सिस्टर रोते हुए कहते ब्रदर फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुके हो, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि मैंने तुम्हारी ब्रेक थ्रू में कोई भी हेल्प नहीं की। उसकी ऐसी बातें सुन के एमसी अपने मन में सोचने लगता है मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में सिर्फ अपने ऊपर लगाए गए सील को ब्रेक करने के बारे में सोचा करता था, इसलिए मैंने कभी ह्यूमन इमोशन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, सच में ये बहुत ज्यादा ट्रबल मेकर है। फिर एमसी को कोई बंदा कहता है पैट्रियार्च फैमिली के मेंबर आपसे इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना चाहते हैं। और फिर एमसी अपनी सिस्टर से कहता है ठीक है, उन सभी को यहाँ पे ले आओ। और 3 क्लैन का एल्डर वहाँ पे आ जाता है और बताते हुए कह रहा होता है कि अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि लुओ फैमिली की यंग लेडी को ज़ायो सेक्ट के एल्डर मो ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। एमसी कहता है क्या वह ज़ायो सेक्ट के साथ चली गई? फिर उस एल्डर का सबऑर्डिनेट कहता है पैट्रियस अब ये मैटर मिस लुओ का नहीं है बल्कि ज़ायो सेक्ट का है, यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी अब से लुओ फैमिली की रिस्पेक्ट करेगी। एमसी उसे कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे साफ साफ बता। और फिर उसका सबऑर्डिनेट कहता है अभी अभी हमने लिंग फैमिली को ऑफेंड किया है और हम सिर्फ अभी लुओ फैमिली पर ही डिपेंडेंट था अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद अब से वो भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। एमसी चाय पीते हुए उसकी भी अब बातें बड़े ध्यान से सुने जा रहा होता है। फिर वो सबऑर्डिनेट चिल्ला के कहता है तुम गू फैमिली की स्वॉट टेक्निक को लुओ फैमिली को दे दो, हो सकता है वह हमें इससे प्रोटेक्ट कर पाए। फिर एमसी चाय की गिलास को उसके मुंह पे फेंक के मारता है और अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगता है और कहता है क्या हो अगर मैं तुम्हें इन सब के लिए मना कर दूं? उसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसको देख के 3 क्लैन का एल्डर अपने मन में सोचने लगता है ये तो स्पिरिट रिलम के मिड लेवल पे आखिर ये कैसे इतनी जल्दी स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे पहुंच गया? और एमसी कहता है मैं पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और जो मिस लुओ है उसको भी मैं मार दूंगा, तो इन सब के लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम में से कोई डरता है तो फिर वो मेरी गू फैमिली को छोड़ के जा सकता है। 3 क्लैन का एल्डर सोचने लगता है ऐसा लगता है कि एमसी बहुत ही ज्यादा लकी था, इसीलिए वह स्पिरिट रिलम के मिड स्टेज पे प्रमोट हो पाया। शुरू में तो मैं ये चाहता था कि ये लुओ फैमिली से ऐसे ही रेकलेसली फाइट करे और फाइट के दौरान मारा जाए। अगर ये मारा जाएगा तो इससे सबसे ज्यादा मेरा ही फायदा होगा, बट अब ऐसा लगता है कि ये मेरे पूरे प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ठीक है फिर, और वह अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और कहता है मैंने अपना मन बना लिया, मैं इससे अब पैट्रियार्च की पोजीशन के लिए फाइट करूंगा। मैंने कुछ दिन पहले अभी ब्रेक थ्रू किया है और अपने मन में सोचने लगता है मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसे लुओ फैमिली के हवाले कर दूं। इससे लुओ फैमिली भी मुझसे काफी ज्यादा खुश हो जाएगी और इससे एमसी का भी काम तमाम हो जाएगा और मैं इस फैमिली का हेड भी बन जाऊंगा। ये कुछ इस तरह है कि मैं एक तीर से 3 निशाने लगाऊं। और वह एमसी से कहता है एमसी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम अभी स्पिरिट रिलम की कल्टीवेटर की पावर के साथ तुम हम सभी को हरा पाओ? अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो हम तुम्हें शांति से जाने देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। एमसी उससे कहता है अगर तुम्हें हिम्मत है तो फिर तुम ट्राई करके देख सकते हो। एमसी की यह बात सुन के उस एल्डर के सभी सबऑर्डिनेट पूरी तरह से घबरा जाते हैं। फिर वो एल्डर कहता है आखिर तुम लोग इससे इतने घबरा क्यों रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसने गू फैमिली के स्वॉर्ड टेक्निक को सीख लिया है, तुम उसे साफ साफ देख ही सकते हो, इसके पास अभी कोई भी
भी स्वॉर्ड नहीं है। एमसी उससे कहता है क्या तुम इस बारे में पूरी तरह से श्योर हो कि मेरे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं है। और हमें एमसी के पीछे दिखाया जाता है जिसके पीछे काफी सारी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड आ जाती है। उसको देखकर वह एल्डर पूरी तरह से घबरा जाता है और फिर एमसी अपने स्वॉर्ड के ऑरा से ही उन सभी के वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और आगे जाते हुए उस एल्डर को वहीं पे मार देता है और कहता है इन सभी कचरों को जाके मेरी गू फैमिली से बाहर फेंक दो। ये मेरा ऑर्डर, अगर तुम लोग मेरा ऑर्डर फॉलो करोगे तो हो सकता है मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ दूं। और फिर बाकी के फैमिली के मेंबर एमसी की सिस्टर से कहने लगते हैं मिस अब हमें क्या करना चाहिए, मिस आप कुछ कहिए ना। फिर एमसी की सिस्टर अपने नाइफ को बाहर निकालती है और उनके ऊपर पागलों की तरह अटैक करने लगती है और उसे कहती है मेरा ब्रदर बहुत ही ज्यादा काइंड है लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर फ्यूचर में तुम में से किसी ने मेरे ब्रदर को धोखा देने की कोशिश की तो ध्यान रखना मैं उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये उसका ऐसा रूप देख के बाकी के फैमिली के मेंबर पूरी तरह से डर जाते हैं और कहने लगते हैं मुझे तो लगा था कि सिर्फ एमसी ही क्रूअल है लेकिन एमसी की सिस्टर तो उससे भी ज्यादा क्रूअल है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं पैट्रियार्च को कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं पैट्रियार्च को हमेशा फॉलो करूंगा। और फिर एमसी की सिस्टर वहां से जाते हुए करते हैं हाँ यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है ना तुम ब्रदर को मत बताना क्योंकि ब्रदर मेरी बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ठीक है बाय, अब मैं जा रही हूँ, तुम ये सब चीजें संभाल लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है एमसी की ओर जो पिल पवेलियन की ओर आ जाता है। वह पिल पवेलियन को देखकर अपने मन में सोचे जा रहा है वन कॉन्टिनेंट के अंदर ये पिल पवेलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो पिल पवेलियन है इसके अंदर काफी सारे काउंटलेस टॉप लेवल के एल्केमिस्ट एंड टॉप लेवल के हर्ब है और इसके जितने भी जो ब्रांचेस है वो हर एक सिटी में। फिर वहाँ पे एक लड़की आती है एमसी से, वो पूछते यंग मास्टर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। एमसी उससे कहता है मिस मैं एक पिल की रेसिपी को बेचना चाहता हूँ और अपने मन में सोचे जा रहा होता है मेरे को अगर अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से जल्दी इंक्रीज करना है तो फिर मेरे को टॉप ग्रेड की पिल को कंज्यूम करना पड़ेगा। और फिर वो लड़की कहते हैं ठीक है यंग मास्टर आप मेरे साथ चलिए। और फिर एमसी पिल पवेलियन के हॉल में जाता है। एमसी को देख के एक बंदा कहता है अरे ये कौन है, ये तो एमसी है ना। लेकिन एमसी पिल पवेलियन में क्या कर रहा है। फिर एक कोई वुमन कहती है शायद वो पिल की रेसिपी को बेचने आए। फिर वो पहले वाला बंदा कहता है क्या आप तुम मुझसे मजाक कर रही हो, क्या ये रेसिपी को बेचना है, जैसा कचरा किसी रेसिपी को कैसे बेचना चाहता है, क्या ये आप एल्केमिस्ट के पाथ पे चलना चाहता है लुओ फैमिली के डाइवर्स होने के बाद। और फिर हमें पिल पवेलियन की मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंगयू होती है। किंगयू एमसी से कहते क्या हुआ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। एमसी उससे कहता है मिस मेरे को एक पिल रेसिपी बेचनी है, तुम इस पिल रेसिपी को देखो और मुझे बताओ कि कितने की बेच सकती है। और फिर किंगयू उस रेसिपी को देखती है और ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उस रेसिपी को पूरी तरह से जला देती है और कहते रिजेक्टेड, दफा हो जाए यहाँ से, तेरी रेसिपी पूरी तरह से बकवास है। एमसी उससे कहता है क्यों, आखिर तूने मेरी रेसिपी को क्यों फाड़ दिया। और फिर वो किंगयू कहती है तुम्हारी जो रेसिपी थी इसके अंदर जितने भी जड़ी बूटी थे वह बहुत ही ज्यादा अजीब थे, मैंने इनके बारे में कभी सुना नहीं। यंग मास्टर को लुओ फैमिली के साथ डाइवर्स होने के बाद अब पिल पवेलियन को धोखा देने आए और एमसी के बारे में बाकी के जितने भी लोग होते वह सभी पीछे बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। फिर एमसी उससे कहता है तुम कितनी ज्यादा बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें तो पिल की रेसिपी के बारे में भी नहीं मालूम, आखिर तुम्हें इस सिटी का जीनियस एल्केमिस्ट किसने बना दिया। कैसी बातें सुन के किंगयू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसे बात करने की, तो अपने आपको ऐसा समझ रहा है कि तू बहुत ही बड़ा एल्केमिस्ट हो। तो ठीक है फिर मुझसे आजा शर्त लगाकर मैं देखती हूँ कि हम दोनों में से कौन अच्छी पिल बनाता है, इसकी पिल सबसे ज्यादा बेकार बनेगी उसको मरना होगा। और फिर एमसी कहता है तो ठीक है फिर मैं कौन सा तुझसे डरता हूँ। और किंगयू एमसी को एल्केमिस्ट रूम में ले आती है और उसे कहती है ये तुम्हारा एल्केमिस्ट रूम है, तुम इसके अंदर पिल बनाओ। के अंदर टॉप ग्रेड की कोल्ड्रन है और यहाँ पर अर्थ फायर भी है जिससे तुम आसानी से किसी भी हाई ग्रेड की पिल को बना सकते हो। हम दोनों स्पिरिट ग्रेड की पिल को बनाएंगे, विनर वही होगा जिसके पिल की क्वालिटी सबसे ज्यादा हाई होगी। तो ठीक है फिर तुम यहाँ पे जब पिल बनाओ और मैं जाके पिल बनाती हूँ। और एमसी उस पिल को बनाते हुए अपने मन में सोचे जा रहा होता है जैसा कि इसके नाम से पता चलता है इसको स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर लेते हैं। स्पिरिट ग्रेड के कल्टीवेटर अगर इसको कंज्यूम करे तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो पहले से और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जिससे कि वह स्पिरिट रिलम के मिडल स्टेज पे ब्रेक थ्रू भी कर सकता है। और फिर एमसी फायर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए उस कोल्ड्रन में आग जला देता है और कहता है तो अर्थ फायर है ये काफी ज्यादा वीक है, तो ऐसा लगता है मेरे को अपनी अर्थ फायर डालनी पड़ेगी। और फिर एमसी उसमें अपनी अर्थ फायर डाल देता है जिससे कि जो कोल्ड्रन का फायर होता है वह पर्पल कलर का हो जाता है। किंगयू को दिखाया जाता है, किंगयू कहती है आखिर यहाँ पे चल के रहा, यहाँ की अर्थ फायर अचानक से वीक कैसे हो गई। फिर हमें किसी दूसरे एल्केमी रूम की ओर दिखाया जाता है, वो एल्केमी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। किंगयू भागते हुए वहाँ पे जाती है और कहते हैं मास्टर आखिर आपको क्या हो गया, आपकी एल्केमी रूम अचानक से ब्लास्ट कैसे हो गई। उसका मास्टर जिसका नाम टाओ हाई होता है वो इस पिल पवेलियन का मैनेजर होता है, वो कह रहा होता है सब खत्म हो गया,
मैं बड़ी मुश्किल से इंपीरियल फैमिली से काफी सारे रेयर हर्ब लेके आए थे, लेकिन यहाँ की जो अर्थ फायर वीक हो गई एंड मेरा जो कोल्ड्रन था वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया। किंग अपने मन में सोची जा रही होती है आखिर यहाँ पे चल के रहा, यहाँ की जितनी भी अर्थ फायर है वह अचानक से क्यों वीक हो रही है। और फिर वो अपने मास्टर से कहती है, मास्टर मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले रेसिपी दी थी क्या वो रेसिपी सही है? उसका मास्टर कहता है, वह सभी 4th रैंक के हर्ब है, तुम इसलिए उन्हें नहीं पहचान पाई क्योंकि तुम सिर्फ अभी 2nd रैंक की एल्केमिस्ट हो। तुम्हें ये रेसिपी कहाँ से मिली? क्या ये किसी प्रकार की इंस्टेंट रेसिपी? यहाँ तक कि तुम इस रेसिपी की हेल्प से 4th ग्रेड की पिल को रिफाइन कर सकते हो। किंग ये बात जान के पूरी तरह से हैरान हो जाते और कहते, क्या मास्टर क्या कहा आपने 4th ग्रेड की पिल? और उसका मास्टर उसके सर पे मारते हुए क्या था, बेवकूफ तुम्हारे फेस रिएक्शन से ऐसा लगता है कि तुमने फिर से किसी को चैलेंज कर लिया। किंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये स्काई बहुत ही बड़ा, यहाँ पर काउंटलेस जीनियस है, तुम बस एक छोटी सी एल्केमिस्ट हो, तुम्हें कभी भी अपने आप पे इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तो कहती है, तो क्या हुआ मास्टर, वो तो बस 4th रैंक की पिल को रिफाइन करने की रेसिपी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो कोई एल्केमी का जीनियस है, हो सकता है कि उसको रेसिपी कहीं रास्ते में मिल गई हो। और फिर किंग पिल को रिफाइन करने लगते हुए पिल को रिफाइन करते हुए कहती है, आखिर यहाँ पे चल के रहा है, मेरी अर्थ फायर फिर से वीक क्यों हो गई? उसका मास्टर कहता है, मेरा जो फर्नेस इसीलिए ब्लास्ट हो गया क्योंकि मैं अपने अर्थ फायर को कंट्रोल नहीं कर पाया। और ये जो सेम सिचुएशन मेरे को यहाँ के बाकी सभी एल्केमी रूम में लगती है। यहाँ पे जितने भी एल्केमी रूम है वहाँ की जितनी भी अर्थ फायर है वह अचानक से वीक पता नहीं क्यों होते जा रही है। और फिर हमारे एमसी के एल्केमी रूम को दिखाया जाता है जो अचानक से ब्लास्ट कर देता है। वो कहते हैं, मास्टर आखिर यहाँ पे होके रहे क्या, यहाँ पे फिर से किसी का कोल्ड्रन ब्लास्ट कर गया? उसका मास्टर कहता है, किंग जरा तुम सामने ध्यान से देखो। किंग सामने देखते और हैरान हो जाते और कहते, अरे ये तो अर्थ फायर है, लेकिन ये अर्थ फायर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? उसका मास्टर कहता है, ये कोई नॉर्मल अर्थ फायर नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थ फायर है। और ये जो अर्थ फायर है ये इस रूम के सभी अर्थ फायर से कनेक्टेड है। हमारा मेन कैरेक्टर बीच में से आते हुए कहता है, किंग अब जबकि मैंने स्पिरिट ग्रेड की पिल बना ली है तो फिर तुम्हें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए। किंग कहते हैं, क्या मास्टर सच में इसके पास जो पिल है वो स्पिरिट ग्रेड की पिल है? उसका मास्टर कहता है, हाँ इसके पास जो पिल है वो सच में स्पिरिट ग्रेड की पिल है और ये कोई नॉर्मल 2nd रैंक की पिल नहीं है बल्कि ये बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की पिल है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि जब मैं एक ऐसे स्पिरिट ग्रेड की पिल को देख रहा हूँ जिसके ऊपर पिल पैटर्न हो। पिल पैटर्न ये ऐसी चीज है जिसे इस वर्ल्ड में कुछ ही लोग कर पाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, किंग सच में तुम्हारा मास्टर तो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। और फिर जो किंग होते हुए अपने गले पे स्वॉर्ड को रख लेते और कहते हैं, मेरा नाम किंग है, मैं किसी से बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, मैं अपने प्रॉमिस को जरूर पूरा करूंगी और मैं आज अपने आप को यहीं पे खत्म कर दूंगी। ये देख के उसका मास्टर घबरा जाता है और एक अटैक करके उसको स्वॉर्ड को हटा देता है और फिर उसको उठा के कहता है, यंग मास्टर को कृपया करके इस लड़की को माफ कर दीजिएगा, ये लड़की मेरी पर्सनल डिसाइपल है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, प्लीज मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगा। और किंग कहते हैं, मास्टर मुझे छोड़िए, मैंने कहा ना मास्टर मेरे को छोड़िए, आज मैं अपने आप को मार लूंगी। लेकिन उसका मास्टर उसके सर पे एक पंच मारता और कहता है, बेवकूफ कहीं को, मैंने कहा तुम वहीं पे चुप हो जाओ। फिर एमसी पिल पवेलियन के मास्टर से कहता है, वैसे तुम्हारा टाओयुन के साथ क्या रिलेशनशिप है? टाओ हाई कहता है, वो मेरे एंसेस्टर थे और अपने मन में सोचे जा रहा होता है आखिर ये मेरे एंसेस्टर को उनके नाम से क्यों बुला रहा है। फिर हमारा एमसी कहता है, हाँ तो ठीक है ना, वह बस एक 9th रैंक का ही एल्केमिस्ट था और तुम्हें देखो तुम सिर्फ अभी 3rd रैंक के एल्केमिस्ट हो, तुमने तो अपने एंसेस्टर की काफी सारी बेइज्जती करवा दी। टाओ हाई कहता है, हेवन फायर कंट्रोल आर्ट ये मेरे एंसेस्टर द्वारा छोड़ी गई थी, ये काफी ज्यादा अच्छी टेक्निक है, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है ना कि हमारे पास सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है। मैं काफी सालों से सिर्फ इसको ही सीखता रहा हूँ जिससे कि मैं सिर्फ अभी 3rd रैंक का ही एल्केमिस्ट बन पाया हूँ। फिर हमारा एमसी कहता है, तो ऐसा लगता है मुझे उस फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा जो तुम्हारे एंसेस्टर ने मेरे ऊपर किया था। और फिर वो कंप्लीट हेवन फायर कंट्रोल टेक्निक उसके माइंड में ट्रांसफॉर्म कर देता है, उसके माइंड के अंदर वह टेक्निक आने लगती है और फिर वह घुटने पे आके एमसी से कहते हैं, यंग मास्टर गु आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। और वह अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये यंग मास्टर गु किस प्रकार का पर्सन है, इसके पास कैसे मेरे एंसेस्टर की सीक्रेट टेक्निक आ सकती है? सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। हमारा एमसी उसको देख के अपने मन में सोचे जा रहा होता है, ये मेरे को बिल्कुल टाओयुन की याद दिला देता है। मेरी प्रीवियस लाइफ में टाओयुन बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा था, जब लोग मेरे को बुली किया करते थे तब मेरे को वो हमेशा उन लोगों से बचाया करता था, इसीलिए मैंने उसको हेवन फायर कंट्रोल आर्ट दे दी जिसके हेल्प से वो इस वर्ल्ड का 9th रैंक का एल्केमिस्ट बन पाया। और फिर किंग कहती है, अगर तू मेरे को मारना चाहता है तो फिर तू मुझे मार सकता है, मैं तुझसे बिल्कुल भी डरती नहीं हूँ। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास जाता है और उसको एक चाटा मार देता है। ये देख के किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है, तू कमीने कहीं के तेरी इतनी हिम्मत की मुझे मारने की। और अपने मन में सोचे जा रहा था, सच में यार ये लड़की बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, तो ठीक है फिर मैं टाओयुन के लिए इसको छोड़ देता हूँ। फिर हमें आसमान में गो फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल दिखाया जाता है। वो देख के एमसी कहता है, अरे ये तो गो फैमिली का इमरजेंसी सिग्नल है, क्या गो फैमिली में कुछ हुआ है? क्या किसी ने गो फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया?
दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है गू फैमिली की ओर, जहाँ पे एक बंदा गू फैमिली के एक मेंबर को कह रहा होता है, मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ MC कहाँ है। वो बंदा क्या होता है, मुझे नहीं मालूम, प्लीज मेरे को छोड़ दीजिए, मुझे को बिल्कुल भी नहीं मालूम। लेकिन वो बंदा सभी के सामने उसको मार देता है, जिससे कि उसके खून के चीटे बाकी के गू फैमिली के मेंबर के ऊपर भी आ जाते हैं। और वह अपने पैट्रियाज से कहता है, पैट्रियाज ये तो बता ही नहीं रहा कि MC कहाँ है, अब हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। उनका पैट्रियाज कहता है, कोई बात नहीं, जो बताए उनको छोड़ दो, जो ना बताए उन सभी को मार दो। और ये पैट्रियाज और कोई नहीं बल्कि लिंग फैमिली का पैट्रियाज होता है। फिर वो MC की सिस्टर के पास जाता है और कहता है, लेकिन इसको नहीं, तुम इसे बिल्कुल भी मत मारना, क्योंकि मैं इसके साथ करने वाला हूँ शादी। और फिर वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, आज से लिंग फैमिली इस सिटी में एग्जिस्ट नहीं करने वाली है, मैं लिंग फैमिली के हर एक मेंबर को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। MC को देख के उसकी सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बाकी के फैमिली मेंबर कहने लगते हैं, तो पैट्रियाज फाइनली अब वापस आ गए। MC को देखकर लिंग फैमिली का पैट्रियाज कहता है, क्या ये MC है, लेकिन तुमने तो मुझे कहा था कि ये तो सिर्फ स्पिरिट स्टेज के फर्स्ट लेवल पे, लेकिन ये तो इसके मिड स्टेज पे। वो गू फैमिली का मेंबर घुटने पे आते हुए कहता है, पैट्रियाज मुझे माफ कर दीजिए लिंग फैमिली के पैट्रियाज, मेरे को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन गाइस हमारा MC उस बंदे को वहीं पे जान से मार देता और कहता है, गद्दार, गद्दार को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, गद्दार के लिए एक ही सजा है और वो है मौत। ये देख के जितने भी लिंग फैमिली के मेंबर होते हैं वह सभी अपने पैट्रियाज के सामने आ जाते हैं और कहते हैं, चलो चलो चलो, हम अपने पैट्रियाज को इससे प्रोटेक्ट करेंगे, हम अपने पैट्रियाज को कुछ भी नहीं होने देंगे। फिर उनका पैट्रियाज कहता है, तुम लोग पीछे हट जाओ, ये ओल्ड मैन आज इसको इसकी असली औकात दिखा देगा। और वह अपने ओवरलोड आर्ट का यूज करते हुए MC की ओर अटैक कर देता है। MC भी उसकी ओर अटैक करता है और कहता है, क्या बस तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ थी और तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम इतनी कम स्ट्रेंथ के साथ मुझे हरा पाओगे। और फिर वो दोनों पीछे हट जाते हैं। फिर हमारा MC उसकी ओर एक पावरफुल से स्वॉर्ड स्लैश करता है। ये देख के लिंग फैमिली का पैट्रियाज कहता है, आखिर ये हो क्या रहा है, इसकी ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है, मुझे कुछ भी करके इस स्वॉर्ड अटैक को रोकना पड़ेगा। और वह आगे जाता है रोकने के लिए, लेकिन हमारा MC हवा में उड़ता है और उसके ऊपर काफी सारे स्वॉर्ड स्लैश का अटैक करके आगे चला जाता है, और जिससे कि वो बंदे की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है। ये देख के MC की सिस्टर अपने मन में सोचने लगती है, ये तो डिस्टेंस स्वॉर्ड आर्ट है, जिसको सिर्फ जायो सैक के एल्डरी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन मेरे ब्रदर ने ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे सीख ली, आखिर मेरे ब्रदर को ये स्वॉर्ड टेक्निक कैसे पता है। और बाकी के जो लिंग फैमिली के जितने ही मेंबर होते हैं वो कहते हैं, मार दो इस कमीने को, मार दो, इस कमीने ने हमारे पैट्रियाज के ऊपर अटैक किया, चलो चलो हम सभी इसको आज खत्म कर देते हैं। और हमारा MC अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश से उन सभी को वहीं पे खत्म कर देता है। और लिंग फैमिली का पैट्रियाज कहता है, इस बंदे को छोड़ो, सबसे पहले हमें यहाँ से जाना चाहिए, हम बाद में इससे अपना बदला ले लेंगे। और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमारा MC उनकी ओर देखता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जा सकते हो, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम सबको यहाँ पे मरना होगा। और फिर वह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड का अटैक करता है, जिससे कि वह सभी वहीं पे मारे जाते हैं। वह अटैक इतना पावरफुल होता है कि MC के खिड़की दरवाजे सब टूट जाते हैं। फिर वहाँ पे टावाई आ जाता है। टावाई कह रहा होता है, यंग मास्टर गू, मैंने सुना था कि आपकी गू फैमिली के ऊपर लिंग फैमिली ने अटैक कर दिया, इसीलिए मैं अपने कुछ पिल पवेलियन से वॉरियर लेके आऊँ आपकी हेल्प के लिए। लेकिन वह अपने सामने कुछ ऐसा नजारा देखता है, देख के पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हमारा MC उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यहाँ की सारी चीजें मैंने सॉल्व कर लिया। और फिर जो MC होता है वह अपने फैमिली के सभी मेंबर की रस्सी को खोल देता है। टावाई कहता है, जितने भी लोग इंजर है जाओ उन सभी को इमीडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट दो। और अपने मन में सोचे जा रहा होता है, इसकी गू फैमिली खतरे में थी, इसीलिए मैं इसकी हेल्प के लिए अपने कुछ वॉरियर को लेके आ गया, लेकिन मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि यह अकेले लिंग फैमिली के पैट्रियाज को हरा देगा। सच में ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, ये एल्केमी में तो अच्छा और साथ में मार्शल आर्ट में भी, मुझे कुछ भी करके इसको अपने साथ रखना होगा। फिर MC की सिस्टर उसके पास आती है और उसे कहते है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो ब्रदर, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना। MC कहता, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ब्रदर तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने जायोसैक की टेक्निक को क्यों यूज किया? अब तुम ये मत बोलो कि तुम उस मिस लुओ से ये टेक्निक सीख चुके हो और तुम दोनों सीक्रेटली एक दूसरे से मिल रहे हो। कहता है, आपकी सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि आपने जिस स्वॉर्ड टेक्निक को यूज किया वह जायोसैक की स्वॉर्ड टेक्निक है और मिस लुओ को जायोसैक के एल्डर ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आपकी सिस्टर परेशान है कि कहीं आपने उस मिस लुओ के साथ तो मिलकर स्वॉर्ड टेक्निक तो नहीं सीख ली। और फिर MC एल्डर टाओ से कहता है, मुझे तुम ये बताओ कि जायोसैक 10 पेंगलन माउंटेन के बीच में क्या रिलेशनशिप है और
अपने मन में सोच रहा होता है ये जो स्वॉट टेक्निक है ये मैंने ही क्रिएट की थी, आज तो फिर आखिर कैसे मुझको ये स्वॉट टेक्निक कोई सिखा सकता है। और फिर एल्डर टाउ उसको बताता है कि एम्परर ज़ायो उस समय अब पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन थे और उनका सेक्ट भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था। लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि एम्परर ज़ाओ के डिसअपियर होने के बाद काफी सारे एनिमी अपीयर हुए और उनके सेक्ट के ऊपर लगातार अटैक करते रहे, जिससे कि उनका सेक्ट और भी ज्यादा वीक हो गया। और आज आप देख ही सकते हो कि ज़ायो सेक्ट की क्या हालत है। फिर हमारा एमसी कहता है तो फिर मेरे को ये बताओ मिस लुओ का क्या कोई उसका छोटा भाई भी है? एल्डर टाउ बताते हुए कहता है हाँ उसका एक छोटा भाई है और वह अपनी लुओ फैमिली का यंग मास्टर है। वह बहुत ही ज्यादा बेकार है, वह सिटी में इविल काम करते रहता है क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो लुओ फैमिली वह सभी मेजर फैमिली की हेड है, इसीलिए वह सभी बुरे काम करता फिरता रहता है। फिर हमारा एमसी कहता है अच्छा तो ऐसा है, तो ऐसा लगता है कि आपसे लुओ फैमिली को एग्जिस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हमारा एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है मेरी सिस्टर मैं जा रहा हूँ लुओ फैमिली में कुछ मजे करने के लिए, तब तक तुम यहाँ की चीजों को संभाल लेना और तुम्हारी हेल्प एल्डर टाउ भी करेंगे। और जाते हुए अपने मन में सोचता है अब से इस सिटी को भी पता चलेगा कि गु फैमिली के साथ पंगा लेने के साथ क्या होता है। आज मैं लुओ फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है लुओ फैमिली के बैंक्वेट की और जहाँ पे वी फैमिली का पैट्रियाज कहता है पैट्रियाज लुओ आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी डॉटर को ज़ायो सेक्ट ने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया। और फिर लियो फैमिली का पैट्रियाज कहता है हाँ पैट्रियाज लुओ, यहाँ तक कि अब आपको रॉयल फैमिली भी ऑफेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाली, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने वाली है। और मैं आपके लिए स्पेशली किंगजन टेरिटरी से ब्लड गिंगसिन लेके आया, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये ब्लड गिंगसिन जरूर पसंद आएगा। फिर हमें लुओ फैमिली के पैट्रियाज को दिखाया जाता है जो कहता है वेल तुम दोनों कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, अगर तुम ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहोगे तो फ्यूचर में तुम्हें से काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है अचानक से उसके घर का दरवाजा टूटता है और वहाँ से कोई पर्सन आके गिर जाता है। ये देख के उस पैट्रियाज को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे लुओ फैमिली में ऐसे आने की, क्या वो मेरे साथ वॉर करना चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं बल्कि एमसी होता है। एमसी कहता है तो फादर इन लो आपको मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा, और उसके पैरों के नीचे लुओ फैमिली का यंग मास्टर होता है जो कह रहा होता है फादर प्लीज मेरे को बचाइए, एमसी ने मेरे को बहुत ही मारा है, प्लीज प्लीज फादर मेरे को बचाइए। उसके बच्चे की ऐसी हालत देख के पैट्रियाज लुओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है एमसी मेरे बच्चे को अभी छोड़ दे। फिर लियो फैमिली का पैट्रियाज कहता है एमसी तेरे लिए अच्छा होगा कि तू यंग मास्टर लुओ को यहाँ से जाने दे। फिर वी फैमिली का पैट्रियाज कहता है देख एमसी अब तो लुओ फैमिली का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि उनके पीछे ज़ायो सेक्ट है। और फिर लुओ फैमिली का पैट्रियाज कहता है एमसी ध्यान रख तेरे पास बस 3 सेकंड है, अगर तूने मेरे बच्चे को जाने नहीं दिया तो मैं तेरे को यहीं पे जान से मार दूंगा और फिर तेरी पूरी फैमिली को भी तेरे साथ ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर एमसी कहता है क्या हुआ फादर इन लॉ, क्या आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं आया? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर मैंने आपके लिए एक और गिफ्ट प्रिपेयर किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये गिफ्ट जरूर पसंद आने वाला है। और ये बोलते के संग ही एमसी ने उस यंग मास्टर लुओ की पसली पे इतना ज्यादा पावरफुल मुक्का मारता है जिससे कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाती है। और अपने बच्चे की ऐसी हालत देख के पैट्रियाज लुओ को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वह एमसी की ओर डायरेक्टली जाके अटैक कर देता है, लेकिन एमसी भी उसके अटैक से बच जाता है। फिर वह अपने बच्चे को उठाते हुए कहता है मेरे बच्चे क्या हुआ, जल्दी बताओ मेरे बच्चे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? उसका सन कहता है फादर फादर मेरा डेंटियन इस बंदे ने मेरा डेंटियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बात जानते ही पैट्रियाज लुओ एमसी की ओर देखता है और कहता है एमसी आज तू यहाँ से बिल्कुल भी बच के नहीं जाने वाला है, आज मैं तेरे को यहीं पे पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। फिर हमारा एमसी उससे कहता है क्या हुआ पैट्रियाज लुओ, क्या आपको गुस्सा आ रहा है? वो तो आप ही थे जिसने पहले मेरे साथ ये सब किया था, भूल गए कि आपने पहले मेरे साथ क्या किया था? आपने तो मुझे जितना टॉर्चर किया था इसके मुकाबले ये तो कुछ भी नहीं है। और फिर बाकी के फैमिली के मेंबर कहने लगते हैं पैट्रियाज अब इसकी बकवास मत सुने, जल्दी से जाइए और इस बंदे को यहीं पे जान से मार दीजिए। फिर हमारा एमसी कहता है क्या तुम लोगों को सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? लेकिन आज मैं नहीं हूँ जो मरने वाला है, वो लोग तुम हो जो मरने वाले हो। आज मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर लुओ फैमिली का पैट्रियाज कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम अपनी करंट कल्टीवेशन के साथ मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर भी सकते हो? तुम्हें अगर मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए तुम्हें 100 साल कल्टीवेशन करना पड़ेगा, लेकिन इसका मौका बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है क्योंकि आज तुमको यहीं पे मरना होगा। एमसी उससे कहता है पैट्रियाज लुओ मैं आपकी बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ, लेकिन क्या तुमको सच में ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे ऐसे ही मुंह उठा के आ जाऊंगा? मेरे पास मेरे खुद के ट्रम्प कार्ड है और मैं उन्हीं की हेल्प से तुम्हारी फैमिली को आज डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर पैट्रियाज लुओ एमसी की ओर अटैक कर देता है, एमसी उसके अटैक से बच जाता है और कहता है आज चाहे कुछ भी हो जाए लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय होना होगा, मतलब होना ही होगा किसी भी हालत में। और फिर वो ज़ायो सेक्ट के ऑर्डर को अपने पास बुलाने लगता है और फिर ज़ायो सेक्ट का ऑर्डर एमसी के हाथ में जैसे ही आ जाता है एमसी उससे एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है। ये देख के बाकी के लोग कहने लगते हैं आखिर ये हो
कह रहा है आखिर एमसी कैसे जायोसाइक के ऑर्डर को कंट्रोल कर सकता है और इसने यहाँ के फॉर्मेशन को भी कैसे एक्टिवेट कर लिया। और फिर लुओ फैमिली का पैट्रियार्च कहता है एमसी आखिर तुम कैसे जायोसाइक के ऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हो। एमसी उससे कहता है इस वर्ल्ड में काफी ऐसी सारी चीज है जिसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और ये बोलते के संग वह एमसी की ओर अटैक कर देता है, लेकिन एमसी उसके अटैक से बच जाता है। और फिर बाकी के जितने भी वी एंड ल्यू फैमिली के मेंबर होते हैं वो कहते हैं चलो हम एमसी को आज मिलकर यहीं पे खत्म कर देते हैं। और वह सभी एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन एमसी उस टोकन की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है जिससे कि उस टोकन में से फॉर्मेशन बन के बहुत ज्यादा फायर निकलने लगता है और जो भी बंदा उसके कांटेक्ट में आता है वह सभी वहीं पे जल के मरने लगता है। ये देख के पैट्रियार्च लुओ तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है आखिर ये पॉसिबल भी कैसे, आखिर एमसी कैसे जायोसाइक के टोकन को कंट्रोल कर सकता है और ये जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और हमारा एमसी उस पैट्रियार्च लुओ से कहता है तो पैट्रियार्च लुओ अब तुम्हें यहीं पे मरना होगा, यानी कि मरना होगा। तुमने जो भी मेरे साथ किया है उन सभी का तुमको रीपे करना होगा। और ये बोलते के साथ ही एमसी उस पैट्रियार्च लुओ को वहीं पे जान से मार देता है और बाकी के जितने भी लोग होते हैं पूरी तरह से डर जाते हैं और अपने घुटनों पे आते हुए कहते हैं यंग मास्टर को आप हमारी लाइफ को छोड़ दीजिए, मैं ली फैमिली का पैट्रियार्च। जो दूसरा बंदा कहता है मैं लिंक फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, अगर आप हमको छोड़ देते हैं तो फिर हमारे फैमिली के पास जितने भी ट्रेजर है हम सभी ट्रेजर आपको दे देते हैं। फिर एमसी कहता है ठीक है फिर जल्दी जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ आधे घंटे में तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर है तुम सभी अपने ट्रेजर को जाके गू फैमिली में दे दो, उसी के बाद ही मैं तुम लोगों की लाइफ को छोड़ूंगा। और फिर हमें गू फैमिली की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर गू फैमिली का सेकंड एल्डर कहता है पैट्रियार्च लुओ फैमिली एंड लिंक फैमिली से हमें 70 स्पिरिट स्टोन, 62 सेकंड लेवल के पिल, 94 सेकंड लेवल के हर्ब मिले हैं और इसके अलावा कुछ वेपन्स वगैरह भी है। और अब बाकी की जितनी भी फैमिली है वह सभी अब से हमारे अंडर आ चुकी है और उन सभी ने हमको बोला है कि जितना भी टैक्स इस सिटी का कलेक्ट होगा वह सभी हमको ही लेना पड़ेगा। ये सब चीजें देख के टाओ भाई अपने मन में सोचे जा रहा होता है कि एमसी ने अकेले पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया और बाकी की जितनी भी मेजर फैमिली है वह सभी एमसी के अंडर आ चुकी है। अब से फ्यूचर में इस सिटी को सिर्फ गू फैमिली ही रूल करने वाली है। फिर एमसी कहता है तो अब जबकि यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो सेकंड अंकल एंड मेरी सिस्टर मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। एमसी की सिस्टर कहती है ब्रदर तुम कहाँ जाना चाहते हो ब्रदर, और हमारा एमसी उसको कहता है मैं जायोसाइक में जा रहा हूँ। एमसी की सिस्टर कहती है तुम लेकिन अचानक से जायोसाइक में क्यों जा रहे हो ब्रदर, अचानक से तुम्हारा जायोसाइक में जाने का क्यों मन कर रहा है। और फिर हमारा एमसी अपनी सिस्टर से कहता है देखो क्या तुमको पता है कि तुम मार्शल आर्ट क्यों नहीं कर पाती, इसका कारण ये नहीं है कि तुम डेड मरेडियन के साथ पैदा हुई थी, बल्कि मेन कारण है कि तुम्हारे पास क्योस सिलेस्टियल बॉडी है, इसलिए तुम कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाती हो। टाओ भाई ये बात जान के वो भी हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्योस सिलेस्टियल बॉडी, ये तो कल्टीवेटर के लिए बेस्ट बॉडी होते हैं। फिर एमसी कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसी फिजिक्स वाले पर्सन की जो कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है वह तभी कल्टीवेट कर पाएंगे जब वे किसी प्राइमोडियल फ्रूट को कंज्यूम कर लेंगे जो एक 9 स्पिरिचुअल ट्रेजर में से एक है। जब तुम्हारी एक बार फिजिक्स पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगी उसके बाद जो तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड होगी वह ऑर्डिनरी कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा तेज होगी। मैं अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ और मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जायोसाइक जा रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और मैं तुम्हारे लिए उस प्राइमोडियल फ्रूट को भी लेके आऊंगा जिससे कि तुम कल्टीवेट कर पाओगे। ये बात जान के एमसी की सिस्टर वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वह एमसी को गले लगाते हैं, कहते हैं ब्रदर कितने अच्छे हो ब्रदर, तुम हमेशा मेरे बारे में अच्छी सोचते हो, सच में तुम मेरे लिए बेस्ट ब्रदर हो, एकदम बेस्ट। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे एमसी जा रहा होता है और पीछे से टावाई कहता है यंग मास्टर गो प्राइमोडियल फ्रूट जायोसाइक का इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे लोग आपको इसको इतनी आसानी से देंगे, इसीलिए आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। एमसी कहता है डोंट वरी, मेरे पास मेरे खुद के तरीके हैं जिससे कि मैं उन फ्रूट को बड़ी आसानी से ले सकता हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है किंग डाउन माउंटेन की ओर जहाँ पे हमारा एमसी आ जाता है और एमसी किसी गुफा के पास आ जाता है और फिर उस गुफा के पास आने के बाद वहाँ की प्रोटेक्शन अरे को हटा देता है। फिर वह अंदर जाके देखता है जहाँ पे एक और प्रोटेक्शन अरे होते हैं, एमसी उस भी प्रोटेक्शन अरे को हटा देता है जिससे कि वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो जाता है और एमसी बड़ी तेजी से उसके अंदर चला जाता है और अपने सामने देखते हुए कहता है तो ये है जायोसाइक। तो ऐसा दिख रहा है जायोसाइक 1000 सालों बाद, ये तो सच में पहले से और भी ज्यादा कमजोर हो चुका है। फिर एमसी को अपनी पास्ट मेमोरी आने लगती है जहाँ पे वह अपने डिसाइपल से कह रहा होता है जायो अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और फ्यूचर में सेक्ट को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलने वाली क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन सेटअप कर दिया जिससे कि और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगी। फिर जायो कहता है मास्टर क्या सच में हम एशियन बेबी बीस्ट को अपने सेक्ट के प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन के लिए रखने वाले हैं। एमसी कहता है हाँ, हम बीस्ट को अपनी सेक की प्रोटेक्शन के लिए रखने वाले, और मैंने यहाँ पर प्राइमोडियल ट्री को भी बो दिया, जिससे कि कुछ सालों बाद प्राइमोडियल फ्रूट भी उगने लगेगा। और फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हमें एमसी को कुछ फील होता है। एमसी कहता है आखिर ये क्या हो रहा है। फिर हमें किसी दूसरी जगह पे दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की के ऊपर एक ड्रैगन ने अटैक कर दिया होता है, और उस लड़की का नाम मो होता है। वह जाओ सेक की डिसाइपल होती है। वह लड़की वहाँ पर अपने स्वॉर्ड टेक्निक को प्रैक्टिस करने आई होती है। वह कहती है पहले आता है स्वॉर्ड, देन उसके बाद आता है विंड, एंड देन आखिर में आता है फाइनल अटैक। बट वो अटैक कर पाती उससे पहले ड्रैगन ने उसकी ओर अटैक को बीच में रोक लिया होता है। ड्रैगन उसकी ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। देख के ऐसा लग रहा होता है कि वह ड्रैगन उस लड़की को डायरेक्ट वहीं पे खा जाएगा, लेकिन समय रहते हमारा एमसी वहां पर आ जाता है, और फिर हमारा एमसी उस लड़की को अपनी गोदी में उठा लेता है और कहता है क्या तुम जाओ सेक की डिसाइपल हो और तुम टेंपल स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रही हो। फिर हमारा एमसी उसे छोड़ देता है और कहता है मेरे को ध्यान से देखो और सीखो टेंपल स्वॉर्ड आर्ट कैसे होती है। एमसी को देखकर मो अपने मन में सोचने लगती है आखिर ये सीनियर कौन है, और ये सीनियर हमारे सेक की स्वॉर्ड टेक्निक को कैसे जानते हैं। और फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा होता है। मो उसको ध्यान से लगातार देखी जा रहे होते। फिर एमसी ने फाइनली उस ड्रैगन को वहीं पे जान से मार दिया होता है, और ये सब सीन देख के उस मो का वहीं पे ब्रेक थ्रू होने लगता है। फिर वह वहाँ पे फाइनली ब्रेक थ्रू कर जाती है, और एमसी उससे कहता है तो आखिरकार तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया, वेल तुम्हारा टैलेंट तो काफी ज्यादा अच्छा है। और अपने मन में सोचने लगता है प्रीवियस लाइफ में मैं सिर्फ क्यूआई स्टेज अटका हुआ था और मैं सिर्फ अपने 10 डिसाइपल को ट्रेनिंग दिया करता, लेकिन अब जबकि मैं स्पिरिट स्टेज पे प्रमोट हो चुका हूँ तो मेरे द्वारा बोला गया शब्द किसी का भी बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू करवा सकता है। मो कहती है तो फाइनली अब जाके मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मैं काफी साल से क्यूआई स्टेज पे अटकी पड़ी थी, लेकिन इन सीनियर की हेल्प से मैंने बड़ी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लिया। और अपने मन में सोचने लगती है सेक्ट मास्टर एंड बाकी के हमारे एल्डर वह सभी सेकुलेशन के लिए गए, जब वह एक बार स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर से वह हमारे सेक्ट में आ जाएंगे और हमारा सेक्ट फिर से पहले जैसा स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं ये सीनियर भी हमारे सेक्ट के कोई हिडन मेंबर हो, इसीलिए इनको हमारे सेक्ट की स्वॉर्ड टेक्निक आती हो। और फिर वह घुटनों पे आते हुए कहती है सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। हमारा एमसी कहता है मुझे तुम ये बताओ क्या हमारे सेक्ट ने अभी किसी लुअर नाम की लड़की को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। वो कहती है हाँ सीनियर, उन्होंने कुछ दिन पहले ही डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। फिर एमसी कहता है अच्छा तो वो अभी कहाँ पे है, और मो कहती है वह अभी हमारे सेक्ट मास्टर एंड बाकी के एल्डर के साथ प्राइमोडियल लैंड गई है अपनी कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, और हमारे सेक्ट ने उसको बहुत ही जल्दी एल्डर भी बना लिया। और वह अपने मन में सोचती है अब मैं पूरी तरह से समझ चुकी हूँ ये सीनियर यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि वह मिस लुओ को अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। एमसी कहता है तो उसने आते ही सेक्ट में एल्डर बन गई, और मेरे को इस सेक्ट की पूरी सिचुएशन बताओ, यहाँ पे कितने डिसाइपल है, कितने पीक है वगैरह हर एक चीज। मो कहती है हमारे सेक्ट में टोटल 7 पीक है और उन 7 पीक में खुद के एल्डर है, और हमारे यहाँ पे 100 से ज्यादा ऑफिशियल डिसाइपल है जो सेक्ट के डेली अफेयर को मैनेज करते हैं, और कुछ ऐसे डिसाइपल भी है जिनकी जो क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा बेकार है, इसलिए उन सभी को लिंगवन पीक में रखा जाता है। वह सभी एक साथ लिंगवन पीक में रहते हैं और वहीं पे कल्टीवेशन करते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है तो ठीक है फिर चलो अभी लिंगवन पीक, और वो कहती है ठीक है फिर हम चलते हैं लिंगवन पीक, और हमारा एमसी बड़ी तेजी से लिंगवन पीक की ओर जाने लगता है। एमसी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज होती है। एमसी की स्पीड को देख के वो अपने मन में सोचने लगती है ये सीनियर तो बहुत ही ज्यादा तेज है, इनको देख के साफ साफ पता चलता है कि ये अभी सिर्फ स्पिरिट स्टेज के मिड लेवल पे, लेकिन इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। वह अपने इंटरनल पावर का यूज करके इतनी तेजी से ट्रेवल कर रहे हैं। और फिर वह रोते हुए कहती है प्लीज सीनियर मेरे को माफ कर दीजिए कि मैं आपको इतना ज्यादा डिसअपॉइंट करूं, अब मैं क्या ही करूं, मैं इतनी ज्यादा बेकार लड़की हूं। और हमारा एमसी अपने मन में सोचे जा रहा होता है प्रीवियस लाइफ में मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही कदम में चला जाता था, और रही बात रिवर की तरफ मैं तो सिर्फ 2 ही स्टेप में चला जाता था। मुझे इतना ज्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है। मैंने स्पिरिट गेट की पिल को कंज्यूम किया और फिर उसके बाद मैंने अपने डेंटियन को और भी ज्यादा बड़ा कर दिया, और फिर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करने लगा। और रही बात इस लड़की की, ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अगर ये ऐसे ही कल्टीवेशन करती रही तो ये फ्यूचर में जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बनेगी। और पीछे से मो कहते सीनियर आप मेरे लिए भी तो रुकिए। एमसी कहता है देखो मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, अगर तुमको आना है तो मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। फिर अगला सीन शिफ्ट होता है दिन में किंगलिन रिलम की ओर, जहाँ पर एमसी उस जगह पे पहुंच जाता है और उस जगह को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है
है यहाँ की एनर्जी पहले से और भी ज्यादा कम हो चुकी है। पहले यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा थी और फिर वह कुछ करता है जिससे कि रिवर के अंदर से एक टेम्पल बाहर आ जाता है और एमसी उस टेम्पल को देख के कहता है तो अनफॉर्चुनेटली ये टेम्पल अभी भी ठीक है, इसको कुछ भी नहीं हुआ है। लिंगवान टेम्पल को सुप्रीम क्रिस्टल स्टोन से बनाया गया था और इसके अंदर एंडलेस स्पिरिचुअल एनर्जी है जो अब पहले से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और इसके अंदर सुप्रीम ग्रेड के वेपन भी है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ साउथर्न से तो इसके कंपेयर में ये कुछ भी नहीं है। अब मैं इस बार जायो सेक्ट को फिर से इस वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट बना दूंगा और फिर एमसी वहाँ पर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। फिर अचानक से कोई एमसी की ओर अटैक करता है लेकिन बीच में मो आके एमसी को बचा लेती है। फिर हमें उस लड़के के बारे में बताया जाता है, वो जायो सेक्ट का डिसाइपल होता है, उसका नाम निंग होता है और वो मो का भाई होता है। वो कहता है मो आखिर तुम ये क्या करो, आखिर तुम कैसे किसी आउटसाइडर को हमारे सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में जाने दे सकती हो, क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि इन सीनियर ने यहाँ के फॉर्मेशन को हटाया, उसी के बाद वे इसके अंदर गया। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है ये सीनियर जरूर हमारे सेक्ट के कोई हिडन मेंबर होंगे। उसकी ऐसी बातें सुन के निंग कहता है बेवकूफ तुम बस ये फालतू की बकवास करो, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पे मजे करने आए थे ताकि तुम लोगों को कोई देख ना ले और जबकि हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो तुम लोग हमसे झूठ बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे बस ऐसे ही आए और ये हमारे सेक्ट का मेंबर है। बकवास, ये सब फालतू की बकवास है। एमसी को उसकी बात सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वह उसी की ओर अटैक कर देता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। उसका साथ वाला साथी कहता है ब्रदर निंग क्या ब्रदर निंग ठीक हो? और फिर हमारा एमसी मो से उसकी स्वॉर्ड लेता है और कहता है मो देखो इन लोगों से फालतू बकवास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर ये लोग ज्यादा बोले तो कुछ मत करना, इन सभी को यहीं पे मार के खत्म कर देना। और फिर निंग सभी लोगों को कहता है जाओ और इस बंदे को यहीं पे जान से मार दो। ये बात सुनते ही सभी डिसाइपल एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे चले जाते हैं लेकिन एमसी तो एमसी वह अपने एक ही स्वॉर्ड स्लैश से उन सभी डिसाइपल को वहीं पे जान से मार के खत्म कर देता है। ये देख के जो डिसाइपल बच चुके होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ब्रदर निंग ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इसको हरा पाएंगे, हमको यहाँ से भाग जाना चाहिए। ब्रदर निंग कहता है बेवकूफ कहेंगे, तुम लोग सिर्फ मेरे लिए कचरे के समान हो और जबकि तुम मेरे किसी काम के ही नहीं हो तो फिर तुम लोगों को मर जाना चाहिए। और ये बोलते कि संग निंग उन सभी डिसाइपल को वहीं पे जान से मार देता है। फिर मो कहती है ब्रदर तुम ऐसे इम्पल्सिवली एक्ट मत करो और अपने मन में सोचने लगती है अगर मेरे ब्रदर ऐसे ही रहेंगे तो फिर ये सीनियर जरूर मेरे ब्रदर को मार देंगे क्योंकि मेरे ब्रदर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। और फिर निंग कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग भूल गए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हें कुछ भी करके सेक्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए जाओ और जाके इस बंदे के ऊपर अटैक करके इस बंदे को यहीं पे जान से मार दो। लेकिन हमारा एमसी जमीन में किक मारता है जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स निकलती है और जो भी डिसाइपल एमसी के पास आ रहे होते हैं वैसा भी हवा में उड़ के इधर उधर गिरने लगते हैं। कुछ डिसाइपल पानी में गिरते और कुछ डिसाइपल तो पेड़ के ऊपर। और फिर एमसी कहते हैं तो मुझ जैसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के सामने तुम सिर्फ अपने ऑर्डिनरी डिसाइपल को भेजे जा रहे हो, सच में ये कितना ज्यादा रेडिकुलस है। अगर तुम में हिम्मत है तो फिर तुम खुद ही आओ और इलाइट डिसाइपल को भेजो। लेकिन ये जो माउंटेन डिसाइपल है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, ये सेक्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल है, इसीलिए मैं इन लोगों को ऑप्शन देना चाहूंगा, तुम लोग मेरे को फॉलो करो और टेम्पल के अंदर चलो। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी टेम्पल के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसी के साथ में बाकी के सभी डिसाइपल बैठे होते हैं और दो डिसाइपल आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है तुमने सीनियर को देखा, सीनियर की बॉडी से कितनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही है। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी ऐसे पर्सन को देख रहा हूँ कि जिसकी बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकल रही हो। और फिर हमारा एमसी कुछ करता है जिससे कि उन सभी के माइंड के अंदर स्वॉर्ड टेक्निक आने लगती है। वो कहते हैं आखिर ये वो कह रहा है आखिर मेरे माइंड में ये स्वॉर्ड टेक्निक कहाँ से आ रही है। तो गाइस यहाँ पर हमारा एमसी माइंड ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से सभी को स्वॉर्ड टेक्निक सिखाया जा रहा होता है। ये देख के मो कहती है आखिर ये हो भी कैसे सकता है, सीनियर एक समय में इतने सारे डिसाइपल को कैसे टेक्निक सिखा सकते हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बात यह थी कि मेरा ब्रदर लिंग इन सभी के बारे में एल्डर को रिपोर्ट करने गया। एक बार जब एल्डर यहाँ पे आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि सीनियर के लिए सिचुएशन बिगड़ सकती है। और फिर एक डिसाइपल कहता है तो फाइनली मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। फिर दूसरा डिसाइपल कहता है हाँ मैं भी ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। और ऐसे ही करके काफी सारे डिसाइपल वहाँ पे ब्रेक थ्रू किए जा रहे होते हैं। कुछ डिसाइपल तो स्पिरिट स्टेज पे भी प्रमोट हो जाते हैं। फिर वहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन आने लगती है, उसको देखकर मो कहती है सीनियर ये तो थंडर ट्रिब्यूलेशन है, कहीं आप ब्रेक थ्रू तो नहीं करने वाले। और फिर वो कहती है जो भी कल्टीवेटर स्पिरिट रिलम से ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं उनको अपनी बॉडी में हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भरना पड़ेगा जिससे कि वह अपनी ह्यूमन लिमिट को सरपास कर पाए। और जब तक तुम हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को समझ पाओगे तब तक तुम इस वर्ल्ड के नेचर को भी अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन वर्ल्ड के नेचर को जानना ये कुछ ऐसा है कि हेवन के अगेंस्ट जाना, इसीलिए हेवन तुम्हें थंडर ट्रिब्यूलेशन देके तुम्हारे ऊपर अटैक करता है। और फिर वो कहते हैं सीनियर मुझे नहीं लगता कि आपको अभी ब्रेक थ्रू करना चाहिए, आपको सेक्ट मास्टर एंड बाकी के एल्डरों का इंतजार करना चाहिए ताकि वह प्राइमोर्डियल लैंड से आ जाए और ये हेल्प करे आपकी ब्रेक थ्रू में। एमसी कहता है क्या मैं तुमको इतनी ज्यादा
ज्यादा बेकार लगता हूँ कि मैं उन कमीनों लोगों की हेल्प लूंगा। तुम्हें तो अभी मालूम ही नहीं है कि हमारे सेक्ट में अभी क्या क्या चीजें हैं कि ऐसी बातें सुन के वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और फिर आसमान से थंडर गिरती है जिससे कि कुछ डिसाइपल के ऊपर थंडर गिरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मो कहती है प्लीज सीनियर प्लीज आप इसको जल्दी रोके ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। और फिर एमसी कहता है तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम सबको सेफली यहाँ से वापस ले जाऊंगा। और फिर एमसी उन सभी के ऊपर एक बबल क्रिएट कर देता है, वह सभी उस बबल के अंदर आ जाते हैं और उन सभी को उस गुफा के अंदर से बाहर भेज देता है। और फिर वह टेम्पल के ऊपर लगे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिससे कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और जितने भी थंडर ट्रिब्यूलेशन होते हैं वह सभी इस फॉर्मेशन के ऊपर गिरी जा रहे होते हैं। एमसी कहता है ये टेम्पल अब पहले जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा लेकिन इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि इस जैसे काफी सारे थंडर को आसानी से रोक पाए। तो गाइस इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितने ज्यादा लाइक कर सकते हैं आपने ज्यादा लाइक कीजिए। तो ठीक है फिर अब हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।